ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। ठीक, उस वेदांत परिभाषा में जो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक बताया, उस ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक पर विचार चल रहा है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या सिद्ध हो गया अभी तक? प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण अथवा ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या सिद्ध हो गया? हाँ, परिष्कृत लक्षण क्या सिद्ध हो गया? वर्तमान दशायाम योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतःकरण प्रत्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम्। हाँ, ये बना, क्या बना? मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक। योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतःकरण प्रत्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम्। प्रमाण फिर क्यों बोल रहे? चैतन्यत्वम्। प्रमाण क्यों? अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम् अथवा प्रमाण चैतन्यत्वम्, दोनों में से एक बोलिए ना। ठीक, एक ही आप। तो योग्यत्व विशेषण किसमें दिया गया है? योग्यत्व विशेषण जो शब्द ज्ञान में प्रयुक्त हो रहा था। किसमें विशेषण है योग्यत्व? लक्षण में, विषय में। विषय में। वर्तमान तो विशेषण किसमें है? विषय में। वर्तमान तो विशेषण किस लिए दिया? स्मृति में अतिव्याप्त हो रही थी। कौन सी स्मृति? स्वकीय सुखादि सुखादि। योग्य तो विशेषण किस लिए दिया? धर्माधर्मी जो है शाब्द ज्ञान जो धर्माधर्म क्या क्या क्या? शाब्द ज्ञान क्या स्पष्ट बोलिए। शाब्द ज्ञान में व्याप्ति हो रही थी। कौन किम विषय शाब्द ज्ञान में? स्वकीय धर्माधर्म। धर्माधर्म विषयक शाब्द ज्ञान में अतिव्याप्ति हो रही थी। बात समझ में? तो इस प्रकार का प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन बताने पर अब पूर्व पक्षी फिर से शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है? तो देखिए, शंका पढ़ रहा हूँ। न चैवम अपि सुखस्य वर्तमान तादृशायां त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात् इति वाच्यं न च वाच्यं। देखिए, न चैवम अपि, न च एवं अपि। एवं अपि बने इस प्रकार का प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कहने पर भी क्या हो जाएगा? कहे एवं अपि सुखस्य वर्तमानता दशायां तुम सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात् इति वाच्यं न च वाच्यं तिष्ठत्वात्। यहाँ नकार में करना। ठीक, समझ में बात? एवं का अर्थ समझ आए? एवं अपि बने इस प्रकार के प्रत्यक्ष का लक्षण प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक सिद्ध करने पर भी, ठीक है ना, धर्मादि विषय शब्द बोध में अतिव्याप्ति नहीं होगी और सुखादि स्मरण में अतिव्याप्ति नहीं होगी, परंतु क्या हो जाएगा? कहे ऐसा प्रयोजक बनाने पर भी उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, किंतु सुखी तुम सुखी इत्यादि जो वाक्यजन्य ज्ञान है उस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ जाएगी। ठीक है ना? कैसे? अब देखिए, किसी ने आपको कहा तुम सुखी, क्या कहा? तुम सुखी हो। और सुख भी, आप सुखी भी थे, सुख भी है आपका वर्तमान। ठीक है ना? सुखस्य वर्तमान तादृश। जब सुख आप वर्तमान है, क्या है आप में? जब सुख वर्तमान है, सुख हो रहा है आपको, उस सुख की वर्तमानता दशा में, सुखस्य वर्तमानता दशायां, वर्तमान में सुख होने पर तुम सुखी, ऐसा किसी ने कहा आपको, क्या कहा? तुम सुखी। ऐसा कहने पर आपको ज्ञान होता है कि नहीं? अहम सुखी, ये ज्ञान होगा कि नहीं? मैं सुखी हूँ, ये ज्ञान होगा, स्वयं से नहीं होगा। स्वयं से भी होगा, पर दूसरा वाक्य कहने से भी तो होगा ना। तुम सुखी हो, तुम सुखी हो कह दिया,
तो वो कहेगा हाँ मैं सुखी हूँ, ये उसको ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ मैं सुखी हूँ, सुख का ज्ञान तो उसको हो रहा है, पर शब्द से भी उसको ज्ञान होगा कि नहीं? किसी ने शब्द का प्रयोग कर दिया, सुख है वर्तमान में, सुख है, अनुभव कर रहा है, परंतु उसी समय किसी ने कहा कि तुम सुखी हो। इस वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता को, श्रोता को ज्ञान होता है कि मैं सुखी हूँ, ठीक है ना? ये क्या है? ज्ञान हो गया, मैं सुखी हूँ, ये ज्ञान हो गया। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? वाक्य से जन्य ज्ञान है कि नहीं है? वाक्य जन्य ज्ञान हो गया, मैं सुखी हूँ, ये ज्ञान कैसे होगा? वाक्य से जन्य होगा कि नहीं? उसी को कह रहे हैं सुखस्य वर्तमानता दस है। सुख जब वर्तमानता, सुख की वर्तमानता होने पर त्वम सुखी इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से लग गई पंक्ति, तुम सुखी हो इत्यादि वाक्य जन्य जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान हो गया? वो अहम सुखी इत्याकार वृत्त्यात्मक ज्ञान हो गया। उस ज्ञान में प्रत्यक्षता आ जाएगी क्या? शायद, क्योंकि वहाँ भी आपका प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन बैठा है, ठीक है ना? तो उसमें भी क्या हो जाएगी? प्रत्यक्षत्व आ जाएगा। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है ना? क्यों? इष्ट ही है हमें, क्या है? उस ज्ञान में तुम सुखी इत्यादि वाक्य जन्य जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्षता आ जाए, ये हमें क्या है? इष्ट ही है। क्या है? इष्ट ही है। कैसी इष्ट है आगे बताएंगे, कैसी इष्ट है, ठीक? तो देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कि तुम सुखी इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान है। वो वाक्य जन्य ज्ञान क्या होता है? हमेशा परोक्ष ही होता है। क्या होता है? वाक्य जन्य ज्ञान क्या होता है? परोक्ष होता है। तो वाक्य जन्य ज्ञान परोक्ष होता है, परंतु आपका जो प्रत्यक्ष का लक्षण है उसमें जा रहा है, तो उसमें क्या हो गए? प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं? प्रत्यक्षता की प्राप्ति हो गई कि नहीं? उसमें वो प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्षता, ये कहना चाह रहे हैं। पर कह सिद्धांत कह रहा है ऐसा नहीं कहे, ये इष्ट ही है। क्या है? इष्ट है, क्योंकि उसके मत में क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, कि उसका प्रयोजक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो ही क्या है? प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। बात समझे? प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान यूँ प्रत्यक्ष होता है, वो ऐसा कहता है। परंतु ये नियम तुम्हारे यहाँ है। सिद्धांति कहेगा ये नियम कहाँ है? तुम्हारे यहाँ है। हमने तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक माना ही नहीं। हमने प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या माना है? योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, तो ये माना है। और ये प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जहाँ वो रहेगा वहाँ प्रत्यक्षता रहेगी, तो कोई दोष नहीं है, प्रत्यक्षता रहेगी यार, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो प्रत्यक्षता वहाँ होती है, तो हमें इष्ट ही है, ठीक है ना? बात समझे? अब लक्ष्य प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन कैसे जाएगा उसमें? देखिए, तुम सुखी ऐसा कहने पर अहम सुखी है इस प्रकार का अंतकरण वृत्ति हो गई, उत्पन्न वृत्ति उत्पन्न हो गई, तो वृत्ति से चैतन्य का संबंध, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो ज्ञान हो गया, ठीक है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या है? ये प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। कौन सा प्रत्यक्ष? योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य आदिन्न अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, ये रह जाएगा वहाँ, ठीक है ना? तो सुख कहाँ है आपका? अंतकरण में, ठीक है ना? आमा का अंतकरण वृत्ति कहाँ है? वहीं पर अंतकरण में। तो अंतकरण वृत्ति और सुख का एक देश स्थितत्व है कि नहीं? इसलिए अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, सुखाद्याकारक अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, और ठीक है ना? बात समझेंगे? और सुखाकार सुखावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है ना? उनमें आभेद हो जाएगा कि नहीं? और वो जो सुख है वो वर्तमान भी है, वर्तमानत्व भी है, और वो प्रत्यक्ष योग्य भी है। तो प्रत्यक्ष योग्य वर्तमान विषय कौन हो गया? सुख। सुखावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंत अहम सुखी इत्याकारक अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्यत्व कहाँ गया? आपका ज्ञान में जाएगा कि नहीं? क्योंकि सुखावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य हो गया, तो सुखावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो कहाँ रहेगा? दोनों उपाधियों का एक देश स्थितत्व है, वहाँ एक देश चैतन्य में आभेद हो जाएगा। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न, ठीक है ना? अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो कहाँ रहा? अहम सुखी इत्याकारक ज्ञान में रहा, तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन, तो
प्रत्यक्ष होता है वहाँ, वो तो हमें क्या है, इष्ट ही है। ठीक है ना, बात समझ में। तो देखिए वेदांत में क्या है, वेदांत ये मानते हैं केवल कि शब्द से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, शब्द से भी ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और अन्य कोई भी शास्त्रकार ऐसे नहीं मानते, वेदांत में ही होता है। ठीक है ना, सुखादि का प्रत्यक्ष जो वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। अब पूर्व पक्षी का आशय यह है कि वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है, वाक्य से उत्पन्न ज्ञान जो होता है वो परोक्ष ही होता है, अपरोक्ष नहीं होता है। उसमें वो अनुमान देता है, क्या देता है, वो अनुमान देता है। ठीक है, सुखादि वाक्यम न अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वम वाक्यत्वात् ज्योतिष्टोमादि वाक्यवत्, बात सुने, अथवा नद्यातीरे पंचफलानि इति वाक्यवत्, ऐसा देखिए। जैसे कोई किसी ने कहा नद्यातीरे पंचफलानि सन्ति, वाक्य का प्रयोग किया किसी ने, ठीक है ना, वाक्य का प्रयोग किया तो आपको ज्ञान हो गया, नद्यातीरे पंचफलानि सन्ति, ये वाक्य ज्ञान हो गया। इस वाक्य से जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान होता है, आपको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो उसमें वाक्य जो वाक्य होता है उसमें अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व नहीं रहता है, और उसमें वाक्यत्व भी है कि नहीं, नद्यातीरे पंचफलानि सन्ति वाक्य है, उसमें वाक्यत्व हेतु रहा आपका, और साध्य क्या है आपका, साध्य क्या है, आप अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव उस वाक्य में रहा कि नहीं, यत्र यत्र वाक्यत्वं तत्र तत्र अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव, माने प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव रहा कि नहीं, रहा कि नहीं। ठीक, समझ में ही बात, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव। उसी प्रकार ये सुखादि वाक्य है, तुम सुखी इत्यादि वाक्य है, वो वाक्य भी क्या होना चाहिए, इसमें वाक्य तो है, वाक्य तो होने से उसमें भी अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव सिद्ध होगा इसमें भी। इसलिए कोई भी जो वाक्य होता है वो अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं होता है, वो परोक्ष ज्ञान का ही जनक होता है। तो आप इष्ट कैसे कह रहे हैं आप, ठीक है, कह रहे हैं आपने जो सिद्धांति कह रहा है कि आपने जो हेतु दिया वाक्यत्व, ये हेतु सत्प्रतिपक्षित भी है, ये हेतु व्यभिचारी भी है, ठीक है, और ये उपाधि वाला भी हेतु है। इसलिए सोपाधिक हेतु होने से ये आपका अनुमान ठीक नहीं है। ठीक है ना, इससे आप अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाभाव की सिद्धि नहीं कर सकते। व्यभिचार है, कहाँ, दशमस्तोमासी इत्यादि वाक्य में व्यभिचार दिखाया। दशमस्तोमासी ये वाक्य है, उस वाक्य में भी क्या है, वाक्य में क्या है, वाक्य तो हेतु रहा, और वो वाक्य जो है अपरोक्ष ज्ञान का जनक है, उसमें अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव नहीं रहा, तो साध्याभाववत वृत्ति हेतु हो गई कि नहीं, व्यभिचारी हो गए। व्यभिचारी है, जो व्यक्ति व्यभिचारी होता है आपकी शादी की सिद्धि नहीं कर सकता, इसलिए आप ये अनुमान नहीं दे सकते। इसी बात को पंक्ति के द्वारा ग्रंथकार कह रहे हैं। ठीक है ना, पंक्ति लग गई ऊपर से, न चैवम अपि सुखस्य वर्तमानता दशायाम, सुख के जब वर्तमान होगा तब त्वं सुख इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्षता की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्ष गया। इतिवाच्यम न चवाच्यम, क्यों, इष्टत्वात्, वो हमें इष्ट है, उसमें प्रत्यक्षता जाए तो इष्ट है, क्योंकि हमने प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक बताया है इंद्रियार्थनिकर्षणत्व नहीं है। तो क्या प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है हमारे यहाँ, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य आदि अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, तो वहाँ रह रहे तो उसमें प्रत्यक्षता गए जा रही, कोई दिक्कत नहीं, हम ये वो इष्ट ही है। ठीक है ना, तो कह रहे क्या, दशमस्तमसि इत्यादि सन्निकृष्ट विषय शब्दात् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात्। अब कहते हैं कि शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान स्वीकार किया जाता है। अभ्युपगमात्, यहाँ से आने के शब्दात् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात्, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। कहाँ पर, दशमस्तमसि इत्यादि सन्निकृष्ट, जहाँ विषय सन्निकृष्ट हो, प्रमाता से विषय का जहाँ सन्निकृष्टता होगी वहाँ पर शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है, ये स्वीकार किया जाता है वेदांत में, बस वेदांत में, अन्य जगह। ठीक है, तो कहाँ पर, दशमस्तम इत्यादि वाक्य में। ठीक है ना, दशमस्तम इत्यादि ये जो वाक्य है, ये वाक्य में वो वाक्य से भी क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान जनक है, वाक्य तो है उसमें। ठीक है ना, वो होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। कैसे, तो इसमें कथा बताई जाती है, आप लोगों ने सुनी होगी, पहले भी कभी बताई होगी। तो कोई 10 लोग थे, तो 10 लोग काशी से, अब उस बार कोई नाटक रामायण चल रहा था, रामलीला होने वाली,
रामलीला होने वाली थी। पहले पुल बिल कुछ नहीं थे। अब रामलीला देखने के लिए 10 लोग चले गए नाव से, रामलीला देखने गए। रात का समय था, देखने चले गए, रामलीला देखी, वापस आ गए वो 10 लोग रामलीला देख करके, ठीक है ना। गंगा जी को उस पार गए, वापस आ गए तो किसी ने कहा देखो भैया सब लोग है कि नहीं, हम लोग 10 लोग गए थे सब वापस आए कि नहीं, देखो गिनो। तो गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और स्वयं को छोड़कर सबको गिन रहा था, तो 9 ही हो रहे थे। अरे उसको कहा तुम गिनो, तो वो भी आपने को छोड़कर सबको 9 ही हो रहे। तीसरे को कहा वो भी आपने को छोड़कर, चौथे को कहा वो आपने को छोड़कर गिन रहा था, 9 ही हो रहे। सब रोने लगे, अरे 10वां चला गया, एक आदमी हमारा चला गया। ये क्या हो गया उनको? अपरोक्ष भ्रम हो गया। 10वां गया था क्या? नहीं गया था। तो उसको क्या हो गया? भ्रम हो गया। 10वां नहीं है, ये भ्रम कैसा है? प्रत्यक्ष भ्रम है क्या? नहीं, भ्रम हो गया, प्रत्यक्ष भ्रम हो गया उसको। तो भ्रम होने पर भ्रम हो गया। अब वो रोने लगे 10वां चला गया, तो 10वां गया। तो त्रयस्थ मनुष्य कोई बैठा था साइड में, उधर देख रहा था इनकी लीलाएं, क्या क्या कर रहे, रो रहे। तो आ गया पास में आ गए, तो कहे क्यों रो रहे? तो कहा ऐसा ऐसा हुआ है, 10 लोग उधर गए थे, एक लोग गंगा जी में डूब कर चले गए थे। कैसे गए? अरे तो गिनो, कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहे। अरे तुम ही तो 10वें हो, दशमस्तमसि। क्या कहा? दशमस्तमसि, तुम ही तो 10वें हो। कहाँ 10वां मरा है? दशमस्तमसि। इस वाक्य का श्रवण करके उस श्रोता को ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? गए 10वां। ये जो ज्ञान हो गया उसको, वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है कि नहीं? अब ये ज्ञान किससे हो गया? उसको वाक्य से, न कि चक्षुरिंद्रिय से जन्य। अब तो देख ही रहा था आपने को, परंतु फिर भी वो ज्ञान नहीं हो रहा था उसको प्रत्यक्ष, ठीक है ना। मैं 10वां है करके, ठीक है ना। पर वाक्य का दशमस्तमसि जैसे वाक्य का श्रवण करता है तो 10वां मैं हूँ, ये ज्ञान क्या होता है? उसको ज्ञान होता है। वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, क्योंकि विषय क्या है उसका? सन्निकृष्ट विषय है। विषय कैसा है? सन्निकृष्ट, जो प्रमाता है, ठीक है ना। जहाँ पर सन्निकृष्ट विषय हो वहाँ पर वाक्य से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो सन्निकृष्ट प्रमाता सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट विषय होने पर क्या होता है? दशमस्तमसि इत्यादि वाक्यों से भी क्या होता है? अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। बात समझ में नहीं इतनी? दशमस्तमसि इत्यादि वाक्य से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये सिद्ध हो गया कि ना? ठीक है। दशमस्तमसि इत्यादो सन्निकृष्ट विषय शब्दात अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात्। शब्द से भी क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। बात समझे? अभ्युपगम माने अभ्युपगमात् माने स्वीकार किया जाता है, होता है कि नहीं? बात समझ, उसको हो गया कि नहीं? उसी प्रकार त्वं सुखी इत्यादि वाक्य है, त्वं सुखी वाक्य से जन्य जो ज्ञान है वो भी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसमें भी प्रत्यक्षता आएगी, तो हमें इष्ट ही है। बात समझे? हमें क्या है? वो इष्ट है, क्योंकि प्रयोजक बैठा है वहाँ। दशमस्तमसि इति वाक्य जन्य ज्ञान में भी प्रयोजक बैठा है, इसलिए उस ज्ञान में भी मैं 10वां हुए ज्ञान में भी क्या है? प्रत्यक्षता है। और अहम सुखी इत्यादि ज्ञान में भी क्या है? प्रत्यक्षता। उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य जो ज्ञान होता है वो भी क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष ही होता है। उसमें भी अहम ब्रह्मास्मि, कोई गुरु ने कहा तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, तो उसको क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो क्या है? सन्निकृष्ट विषय, ब्रह्म सन्निकृष्ट ही। सन्निकृष्ट विषय जहाँ होता है तो वाक्य से भी अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये नहीं कह सकते कि वाक्य अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं है। वाक्य भी अपरोक्ष ज्ञान का जनक होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वाक्य से भी होता है। वाक्य जहाँ प्रत्यक्ष का प्रयोजक रहेगा वो प्रत्यक्षता वहाँ सिद्ध हो जाएगी, इसलिए कोई दोष नहीं, ठीक है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उसमें प्रत्यक्षता की आपत्ति हो रही है या अतिव्याप्ति हो रही है, ये नहीं कह सकते। इसी बात को इष्टत्वात् दशमस्तमसि इत्यादि सन्निकृष्ट विषय शब्दात् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभिभवात्। शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान स्वीकार किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई? समझ में आया ना सबको? ठीक।
अतएव पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानम अपि वन्यांसे परोक्षम पर्वतांसे अपरोक्षम। ठीक, अतएव माने इस प्रकार के प्रत्यक्षत्व प्रयोजक स्वीकार करने से ही क्या है, पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानम अपि वन्यांसे परोक्षम पर्वतांसे अपरोक्षम। पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है समझना, एक ही ज्ञान है। क्या है, पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान क्या है, एक ही ज्ञान है। परंतु वही ज्ञान पर्वत विषयक जब होता है तो वो ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष माना जाता है। पर्वतांश में पर्वत निष्ठ विषयता निरूपित जब वो ज्ञान होता है तो वही ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। जब वन्य रूप विषयता से निरूपित होता है तो वही ज्ञान क्या होता है, परोक्ष होता है। ज्ञान एक ही है। क्या है, ज्ञान एक ही है। पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान एक ही है। क्यों, पर्वताकार वृत्ति कैसे एक है, इसको भी थोड़ा यहाँ समझिए आप। पर्वताकार वृत्ति होती है और वन्याकार दोनों वृत्ति होती है। पर्वताकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और वन्याकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। चैतन्य तो ज्ञान है हमारे। पर्वताकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और वन्याकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक ही है क्या नहीं, तो दोनों एक ही होने से जो पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान है, एक ही ज्ञान। क्या है ज्ञान, एक ही ज्ञान, इसी को कह रहे हैं। अतएव पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान, ये ज्ञान भी वन्यांश में परोक्ष है और पर्वतांश में अपरोक्ष। उसी को बता रहे कैसे, पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निश्चित अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यस्य च परस्परम भेदाभावात्, यहाँ तक कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि पर्वताद्य अवच्छिन्न चैतन्य और बहिर्निश्चित अंतकरण पर्वताकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों क्या है, एक ही है। अंतकरण जब चक्षुरेंद्रिय का पर्वत के साथ सन्निकर्ष होता है तो अंतकरण वृत्ति बाहर जाती है, पर्वताकार होती वृत्ति होती, वृत्ति का चैतन्य के साथ संबंध, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो वो जो ज्ञान है पर्वत इत्याकार जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या है, आपका ज्ञान है, उसमें क्या है, विषय पर्वतावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य तो है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि पर्वतावच्छिन्न चैतन्य का बहिर्निष्कृत अंतकरण चैतन्य के साथ क्या है, परस्परम भेदाभाव। दोनों में वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और पर्वताद्य अवच्छिन्न चैतन्य दोनों में क्या है, भेद नहीं, दो एक ही। क्योंकि उपाधियों का एक देश तत्व ये क्या है, अभेद का प्रयोजक है, अभेद का साधक है। बात समझे, अभेद का साधक कौन, ठीक है, बात समझे। तो अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और पर्वताद्य अवच्छिन्न चैतन्य इनमें भेदाभाव है कि नहीं, क्योंकि अंतकरण वृत्ति और पर्वत दोनों क्या है, एक देश होने से उन दोनों में क्या है, अभेद है। पहले की तरह प्रक्रिया है, ये समझ लेना है, अभेद होने से, ठीक है ना। और वो अभिन्न तो कहाँ जाएगा, पर्वत इत्याकार ज्ञान में जाएगा, इत्याकार। तो क्या है, इसलिए पर्वत अंश में वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। पर्वत का क्या होता है, पर्वतांश में प्रत्यक्ष है ही ज्ञान, ठीक। और वन्यांश में क्या है, होगा परोक्ष है। वहाँ के ऊपर क्योंकि वन्यावच्छिन्न चैतन्य और वन्याकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का वहाँ भेद है, अभेद नहीं है। क्योंकि वन्याकार जो वृत्ति अंतकरण जो है, इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय का वन्य के साथ सन्निकर्ष नहीं है। चक्षुरेंद्रिय का वन्य के साथ सन्निकर्ष नहीं होने से अंतकरण वृत्ति बाहर नहीं जाएगी, तो अंतकरण वृत्ति वन्याकार नहीं होगी। तो अंतकरण वृत्ति और क्या है, वन्य दोनों का एक देशी तत्व नहीं होगा। एक देशी तत्व नहीं होगा तो अंतकरण वृत्ति वन्याकार अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और वन्यावच्छिन्न चैतन्य दोनों में क्या हो जाएगा, भेद सिद्ध हो रहा है। भेद अभिन्न तो उसमें नहीं जाएगा। तो इसलिए वन्यांश में वन्य निरूपित विषयता विषय वन्यांश में वन्य विषय जब वो ज्ञान हो जाए, वन्य रूप विषय से निरूपित जब होता है तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, वन्यांश में प्रत्यक्ष। वन्य को जब वो ज्ञान विषय करेगा तब उसको परोक्षत्व आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, उसी को कह रहे हैं। अतएव पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानमपि, ये ज्ञान भी वन्यांश से परोक्ष है। वन्यांश में क्या है, परोक्ष है। पर्वतांश से अपरोक्ष। पर्वतांश में पर्वत को जब विषय करेगा, पर्वतांश में पर्वत को विषय कराने पर वो ज्ञान क्या अपरोक्ष है।
क्यों? पर्वताद्य अवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निसृप्त अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च परस्परम भेदाभावात्। याद। अब वन्यांश में ज्ञान क्यों परोक्ष है? तो उसी को कहे वन्यांश से तो अंतःकरण वृत्ति निर्गमना अभावेन, ठीक है ना, वन्यांश से तो अंतःकरण वृत्ति निर्गमना अभावेन वन्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च प्रमाण चैतन्यस्य च परस्परम भेदात्, ठीक है ना, परस्परम भेदात्। बात समझ में लिखा ना सीधा, समझ में आया? जी। ठीक है, देखिए तथा वन्यांश से तू, परंतु वन्यांश में अंतःकरण वृत्ति कहाँ है? बाहर नहीं गई। अंतःकरण वृत्ति बाहर न जाने से तो वन्यावच्छिन्न चैतन्य और वृत्तिया प्रमाण चैतन्य में वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, वन्याकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का क्या है? परस्पर भेद है, ठीक है ना। भेद होने से वो उसमें प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए वन्यांश में वही ज्ञान पर्वतोन्मान एक ही ज्ञान वन्यांश में क्या होगा? परोक्ष होगा और अपरोक्ष होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने ये प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन माना, इसलिए सिद्ध हो रहा है। ठीक, बात समझ में? परोक्षम तथा च अनुभव पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिति। और ऐसा अनुभव ही होता है, पर्वत को मैं आँख से देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष हो रहा है पर्वत का, और क्या वन्य का वहाँ अनुमान कर रहा हूँ। यदि पर्वत का अनुमान होता तो क्या होता? पर्वत अनुमिनमी, ये होता कि नहीं? पर्वत को मैं अनुमान कर रहा हूँ, ये होता। ठीक, बात समझे ना? पर क्या ज्ञान अनुभव क्या होता है सबको? पर्वतम पश्यामि, पर्वत को देख रहा हो और वन्य का अनुमान कर रहा हो। अब न्यायिक के मत में, नैयायिक मत में क्या मानते हैं? पर्वतो वन्यमान ज्ञान सर्वांश में परोक्ष है। क्या है? पर्वतो वन्यमान जो ज्ञान है सर्वांश, वन्यांश में भी परोक्ष है और पर्वतांश में भी क्या है? वो ज्ञान परोक्ष ही है। बात समझ आई ना? प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन कुछ और मानते हो? कुछ और मानते हो? बताया नहीं क्या मानते हैं? ये ठीक, हाँ चलिए, बात समझ में? तो हाँ, तथा च अनुभव पर्वतम पश्यामि वन्यमान। क्या विचार चल रहा था हमारा? तो नैयायिक मत में, न्याय मत में जो पर्वतो वन्यमान है वो ज्ञान क्या है? उभय अंश में क्या है? परोक्ष ही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष ही मानते, परंतु उनके मत पर क्या कर रहे हैं आप? दोष दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। तो कहते हैं देखो, यदि पर्वतांश में भी ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, तो आपको ये अनुव्यवसाय होना चाहिए, पर्वतम अनुमिनोमि, ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए आपको। क्या अनुव्यवसाय होना चाहिए? पर्वतम पश्यामि, ये नहीं, अनुमिनोमि, ये आपत्ति आ जाएगी आपके मत में। ठीक है ना, ये प्रश्न उठ सकता है आपके इसमें, भले आप खंडन करें तो प्रश्न तो उठ रहा है आपके मत में। ठीक है ना, उसी को कह रहे। देखिए न्याय मते च, ठीक है, पर्वतम अनुमिनमी इत्य अनुव्यवसाय आपत्ति, इस प्रकार का ये अनुव्यवसाय, इस प्रकार से ज्ञान की उसमें आपत्ति आएगी। बस अनुव्यवसाय आपत्ति, अनुव्यवसाय माने ज्ञान विषय जो ज्ञान होता है वो अनुव्यवसाय होता है। जैसे अयम घट ये ज्ञान है, उसको व्यवसाय ज्ञान होते हैं, और अयम घट इत्याकार ज्ञानवान अहम, इस ज्ञान को अनुव्यवसाय का। पर्वतः इत्याकार ज्ञान क्या है? व्यवसाय ज्ञान। और पर्वतम अनुमिनोमि, ये क्या है? अनुव्यवसाय ज्ञान। तो ये अनुव्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय की आपत्ति आएगी। पर्वतम अनुमिनोमि, ये अनुव्यवसाय की आपत्ति आपकी इसमें आएगी। इसलिए ये ज्ञान आपको पर्वतांश में परोक्ष और वन्यांश में क्या मानना पड़ेगा? परोक्ष, और पर्वतांश में अपरोक्ष मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सिद्ध कर दिया सिद्धांत की, पर्वतो वन्यमान एक ही ज्ञान है, पर्वतांश में अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, और वन्यांश में परोक्ष है, ये सिद्ध कर दिया। अब सभी अनुमिति स्थल में पर्वत जो है, पक्ष जो होता है प्रत्यक्ष ही होता है, ये नियम नहीं है सभी अनुमिति। तो इसी बात को आगे कह रहे हैं। ठीक है, देखिए असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितो तु सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्षम। पंक्ति मिल गई? असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितो तु सर्वांशेपि ज्ञानम। जहाँ पक्ष असन्निकृष्ट है, इंद्रिय के साथ पक्ष का कोई सन्निकर्ष नहीं है। ठीक है, सन्निकृष्ट नहीं है, पास में नहीं है पक्ष,
इंद्रिय का मतलब उस पक्ष के साथ सन्निकर्ष नहीं है, सन्निकृष्ट नहीं है, तब ऊपर जो अनुमिति है अनुमिति जो होती है असन्निकृष्ट पक्ष जो अनुमिति होती है, वो अनुमिति सर्वांश में क्या है, वो क्या है, परोक्ष है। ठीक है, कुछ कह रहे असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितो तो सर्वांशे भी ज्ञानम प्रत्यक्षम, पक्षांश में भी वो ज्ञान परोक्ष हो जाएगा और साध्यांश में भी वो ज्ञान क्या हो जाएगा, परोक्ष ही होगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, पृथ्वी परमाणु गंधवंत पृथ्वीत्वात्, ठीक, घटवत। ठीक है, अब यहाँ पर पक्ष क्या है, पृथ्वी परमाणु, उनका इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट है कि सन्निकृष्ट है क्या, तो सन्निकृष्ट नहीं है। असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति होगी कि नहीं, इतना ही समझिए, असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति होगी। तो यहाँ पर असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति हो गई, तो इस ज्ञान में यहाँ पर पक्ष भी क्या, पक्षांश में भी ज्ञान क्या है, परोक्ष है, और साध्य क्या है आपका, गंध साध्य है। ठीक है, तो वो भी क्या है, परोक्ष है। तो सर्वांश में ज्ञान क्या होता है, परोक्ष। असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति में जो ज्ञान अनुमिति ज्ञान है वो क्या है, सभी अंश में, साध्य और पक्ष दोनों अंश में क्या होता है, वो परोक्ष ही होता है। ये बात समझ में आई इतनी। सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम सौरभांशे परोक्षम। ठीक, देखिए, सुरभि चंदनम, ये चंदन सुगंधी है, ये जो ज्ञान होता है, किसी को ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी क्या है, चंदन खंडांश में क्या है, वो अपरोक्ष है, और सौरभांश में क्या है, परोक्ष है। जैसे पर्वतो वन्यमान एक ही ज्ञान में है, पर्वतांश में परोक्ष होता था और वन्यांश में परोक्ष, पर्वतांश में अपरोक्ष होता है। उसी प्रकार सुरभि चंदनम, ये जो ज्ञान है वो एक ज्ञान जो है, अनुमिति नहीं है, ज्ञान है। ठीक है, अनुमिति नहीं, प्रत्यक्ष है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान भी क्या है, चंदनांश में क्या है, चंदनांश में परोक्ष, प्रत्यक्ष है, और सौरभांश में, सुगंधांश में क्या है, परोक्ष है। ये बात इस यहाँ पर कह रहे सिद्धांत। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहा कि हाँ, सुरभि चंदन इत्यादि ज्ञानम अपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम सौरभांशे परोक्षम। बात समझ में। ठीक, तो देखिए न्याय मत में क्या है ना, इसको ये बता रहे ग्रंथकार। न्याय मत में देखिए, न्याय मत में क्या होता है, सुरभि चंदनम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपरोक्ष ही ज्ञान, चंदनांश में भी अपरोक्ष है और सौरभांश में ही वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। एक ही ज्ञान, एक ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ही है न्याय मत में। तो कैसे प्रत्यक्ष होगा, चंदन के साथ तो चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष तो होता है, वो तो प्रत्यक्ष है। ठीक है ना, पर सौरभ के साथ तो, सौरभ तो दूर है। अब इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए और एक बार समझाता हूँ। देखिए, कोई पुरुष है, चंदन लेने बाजार पहुँच गया, देख लिया, सुन लिया, चंदन का खंडन सुन लिया, तो उसको सौरभ का ज्ञान हो गया। फिर कहीं जंगल में चला गया, उसने चंदन का टुकड़ा दूर से ही देखा। क्या देखा, दूर से, और उसको क्या होगा, चक्षुरेंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष हो गया, तो उसको ज्ञान होता है, सुरभि चंदनम इत्यात्मक ज्ञान हो गया उसको, तो ज्ञान होता है उसमें। तो वो जो ज्ञान है, तो वो जो न्यायिक कहता है, वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ही है, उभय अंश में, दोनों अंश में। तो चंदन अंश में तो ठीक है, चलिए वेदांत कहेगा प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चक्षुरेंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष हो रहा है, चंदन के साथ, चंदन खंड के साथ, लकड़ी के साथ। ठीक है, उसमें प्रत्यक्ष है। सौरभांश में कैसे प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि वहाँ तो इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष तो है ही नहीं, ग्रहण तो दूर है ना, वो ग्रहण का उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष चाहिए, ग्रहण का उसके साथ संयुक्त सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा, परंतु वो भी नहीं हो रहा है, दूर है इसलिए। ठीक है, नहीं हो रहा है तो सन्निकर्ष, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे मान रहे हो, नैयायिक को वेदांति पूछ रहा है, उसका प्रत्यक्ष होता है तुम कह रहे हो, तो उसका प्रत्यक्ष उस क्या है, प्रत्यक्ष कैसे होगा, सन्निकर्ष तो नहीं है। तो न्याय के मत में सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो उसने सन्निकर्ष दो प्रकार के माने,
एक लौकिक सन्निकर्षण और एक अलौकिक सन्निकर्षण। लौकिक सन्निकर्षण 6 प्रकार का है, अलौकिक सन्निकर्षण 3 प्रकार का है। सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज 3 है ये प्रत्यक्ष। तो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से क्या होता है, वो सौरभ का भी प्रत्यक्ष मानता है। ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, प्रत्याशक्ति का अर्थ सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा ज्ञान स्वरूप सन्निकर्ष, ज्ञान ही संबंध मानते हैं। उसने पहले सौरभ को मतलब ज्ञान हुआ था उसमें, तो जब चंदन खंडांश के साथ चक्षुरेंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है, परंतु घ्राण इंद्रिय का के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, सब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष नहीं होता है। परंतु चंदन खंड को देखता है तब उसको ज्ञान लक्षणा प्रतिष्ठित, माने ज्ञान ही संबंध है। तो ज्ञान पूर्व में देखा हुआ जो अनुभव किया हुआ जो सौरभ है उसका क्या होता है, स्मरणात्मक ज्ञान होता है, वही ज्ञान रूप सन्निकर्ष है। उसके द्वारा क्या होता है उसके मन में, वो सौरभ का प्रत्यक्ष मानता है। ठीक है ना, क्या मानता है, प्रत्यक्ष मानता है। अब वेदांति कहता है कि भैया इतना प्रयास, ऐसा उटपटांग बात क्यों कह रहे हो, अरे वहाँ एक तो केवल सौरभ का स्मरण होता है, समान पूर्व में यदि सौरभ का अनुभव किया है तुमने तो वहाँ अनुभवजन्य संस्कार से उत्पन्न हो जाएगा, और सौरभ का वह स्मरण होता है, मानो वह प्रत्यक्ष मानने क्या सन्निकर्ष अलग मानना, फिर उससे वो प्रत्यक्ष होता है माने उसका स्मरण होता है सीधा मानो। अच्छा यदि किसी ने अनुभव नहीं किया है सौरभ का तो वो अनुभूति करेगा, वहाँ अनुमान हो जाएगा। वो चंदन खंडांश सुरभि चंदन खंडांश इस हेतु के द्वारा उसका अनुभूति हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए। क्यों मानना है, इसके प्रयास क्यों कर रहे, तो वो इसलिए प्रयास ऐसा करता है कि उसमें एक ज्ञान में वो ज्ञान एक ही मानता है, अपरोक्ष ही मानता है। क्यों मानता है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान, क्योंकि उसको उस ज्ञान में क्या है, प्रत्यक्षत्व जाति सिद्धि करनी है। क्या है, प्रत्यक्षत्व जाति की सिद्धि करनी है। ठीक है, इसलिए वो एक ही ज्ञान मानता है। यदि उस ज्ञान में चंदन खंड अंश में, चंदन अंश में अपरोक्ष और सौरभ अंश में परोक्ष मानेंगे तो परोक्षत्व भी उसमें रहेगा और अपरोक्षत्व भी उसमें रहेगा उस ज्ञान में। तो दोनों धर्म का क्या हो जाएगा, वहाँ संकर हो जाएगा। संकर हो जाएगा तो उसमें जाति परोक्षत्व अपरोक्षत्व जाति की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए उसके यत्न है ये कि वो ज्ञान क्या है, एक ही है। ठीक है ना, परंतु वो सिद्धांति जाति नहीं मानता, आज जाति भी कुछ कल्पना ही नहीं, क्यों ऐसा मान रहे। ठीक है, जाति तो है ही नहीं, इसको आगे खंडन करेंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं आगे। ठीक है ना, जाति तो है नहीं, इसलिए यही मानो कि भैया चंदन खंडांश में क्या होता है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और सौरभांश में वो ज्ञान क्या होता है, परोक्ष होता है। यही मानना क्या है, उचित है। क्यों होता है उसको आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए सौरभांश से, हाँ ठीक है, बात समझ आई। सुरभि चंदन इत्यादि ज्ञानम अपनी चंदन खंडांश से अपरोक्ष, चंदन खंड माने अरे चंदन की लकड़ी, ठीक, चंदन खंडांश से अपरोक्षम, सौरभांश, सौरभ माने सुगंध, अंश में क्या है, परोक्ष। सौरभ्य से, ठीक है ना, चंदन खंडांश में तो प्रत्यक्ष है ही, चक्षुरेंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष हो गया, अंतःकरण वृत्ति तदाकार हो गई, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है। तो वृत्ति और चंदन है, विषय है, दोनों एक दृष्टि तत्व होने से वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और चंदन रूप विषय अवच्छिन्न चैतन्य का आभेद हो जाएगा। तो उसमें क्या है, चंदनम इत्याकार जो ज्ञान उसमें प्रत्यक्षत्व का सिद्ध हो जाएगी। तो चंदन खंडांश में वो ज्ञान क्या है, अपरोक्ष, ये सिद्ध हो गया। और सौरभांश में अपरोक्ष है। क्यों परोक्ष है, तो वह सौरभ्य चक्षुरेन्द्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्। कह रहे कि योग्यत्व घटित जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, निरुक्त जो योग्यत्व घटित जो पूर्वोक्त जो लक्षण बताया है उसका उसमें अभाव है, लक्षण उसमें नहीं जाता है। सौरभ ज्ञान जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाता है, लक्षण का अभाव होने से वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो कह रहे क्या है, योग्यत्व घटित लक्षण है, विषय में हो गया ना पूरा योग्यत्व घटित लक्षण है। योग्यत्व घटित, योग्यत्व विशेषण है विषय का, तो योग्यत्व घटित लक्षण का उसमें अभाव है। क्यों कह रहे कि योग्यत्व घटित कहने का तात्पर्य क्या है उसका, तो चक्षुरादि इंद्रिय से अयोग्य है, वो योग्य नहीं। सौरभ जो है योग्य है, घ्राण इंद्रिय से तो योग्य है, वो प्रत्यक्ष योग्य है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होने से योग्य है वो। परंतु योग्यत्व का तात्पर्य यहाँ पर
तत्तद इंद्रिय योग्यत्व, उसमें योग्यत्व कहते हैं तब तत्तद इंद्रिय योग्यत्व, जिस इंद्रिय का चंदन खंडांश के साथ सन्निकर्ष हुआ है उसी इंद्रिय से योग्य होना चाहिए। तो उस चक्षुर इंद्रिय से योग्य है क्या वो सौरभ? नहीं है। प्राण इंद्रिय से चंदन खंड का रूप तो उसी इंद्रिय से योग्य है, परंतु सौरभ योग्य नहीं है। नहीं होने से तत्तद इंद्रिय योग्य, वो चंदन खंडा वो सौरभ न होने से तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य आधीन अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य तो वहाँ नहीं रहेगा। इसलिए सौरभांश में वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो क्या है? परोक्ष ही है। इस प्रकार से सिद्धांति ने बताया। अब इसके बाद और पूर्व पक्षी उस पर कोई शंका करेगा, उसका शंका और उत्तर कल देखा जाएगा।